गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 जो था हमारा कि क्राइसिस टू डेमोक्रेटिक ऑर्डर। उसमें ये एक टॉपिक न्यू ऐड किया गया है जो है जयप्रकाश नारायणन एंड टोटल रिवॉल्यूशन। कि आपको ध्यान होगा कि हमने जब इमरजेंसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने जयप्रकाश नारायणन के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि जयप्रकाश नारायणन ने एक मूवमेंट चलाया था बिहार में, टोटल रिवॉल्यूशन के नाम से एक उन्होंने, या कॉम्प्रिहेंसिव रिवॉल्यूशन के नाम से आप कह सकते हो कि उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। तो उनके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर थोड़ा हम उसके बारे में देखा। यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ में दिया गया है कि ब्रीफ में दिया गया है कि ये टॉपिक नया ऐड किया गया है कि जयप्रकाश नारायण का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल रहा है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, 11 अक्टूबर 1902 को, और इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 8 अक्टूबर 1979 में। ओके, इसके अलावा ये जो हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, एक भारत छोड़ो आंदोलन चला था बिफोर इंडिपेंडेंस, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और एक दूसरा इनका जनरली जो हमने टोटल रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, हमें इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता था, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। और 1999 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जो इंडिया का सबसे आप कह सकते हो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो इनको 1999 में दिया गया था। ठीक है, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के रिगार्डिंग देखिए, जेपी नारायणन इज नोन फॉर द 3 की कंट्रीब्यूशंस, कि 3 कंट्रीब्यूशंस में उनका मेन रोल रहा है, उनके लिए उनको जाना जाता है। फर्स्ट, फाइट अगेंस्ट करप्शन, की करप्शन के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने जो बिहार मूवमेंट चला था वो करप्शन के अगेंस्ट ही चलाया गया था। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, कि सोशलिज्म के जनरली वो प्रिंसिपल्स पे थे कि सोसाइटी में सोशलिज्म होना चाहिए। एंड चैम्पियनिंग ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन, और चैंपियन थे उसके, जो टोटल रिवॉल्यूशन उन्होंने चलाया था 1973 में बिहार में, जो बिहार मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। तो ये 3 उनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। जयप्रकाश नारायण वाज द फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हु अंडरटुक ए tirade against corruption through the participation of youth, particularly in गुजरात एंड बिहार। कि जयप्रकाश नारायण फर्स्ट लीडर थे इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जिन्होंने कि यूथ के साथ मिलकर, स्पेशली इन बिहार और गुजरात में, करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने बोला था। टायरेड का मतलब कि उन्होंने एक स्पीच दिया था करप्शन के अगेंस्ट। मेनली इसमें बिहार और जो गुजरात के यूथ्स थे, क्योंकि गुजरात का आपने मूवमेंट उस चैप्टर में पढ़ा है कि नवनिर्माण मूवमेंट गुजरात में चला था जो कि यूथ्स ने चलाया था, और बिहार में भी जो मूवमेंट चला था उसमें भी स्टूडेंट्स का ही रोल रहा था। तो उनके रिगार्डिंग उन्होंने स्पेस दिया था करप्शन के रिगार्डिंग। ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन, कि करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने उस समय वकालत की थी कि उन्होंने सब सपोर्ट किया था कि एक लोकपाल बिल बनाया जाए कि जिससे कि करप्शन के ऊपर रोक लगाई जा सके, जो कि आपने देखा था कि अन्ना हजारे ने भी चलाया था। हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म व्यू इंडिया एज ए सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज एनकम्पसिंग 3 की लेयर्स, की इंडिया की जो सोसाइटी है 3 उनसे मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट है कम्युनिटी, सेकंड रीजन, एक एरिया, और थर्ड है राष्ट्र। इन तीनों से मिलकर बना है, और जनरली इन तीनों को इक्वल पावर्स दी जाए, तभी हम ट्रू सेंस में कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म है, फेडरेशन है। फेडरलिज्म का आपको मतलब मालूम है कि डिवीजन ऑफ पावर। तो कहते हैं कि तीनों के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फेडरलिज्म है। Based on the above principles, Jayaprakash Narayanan advocated transformation of individual society and state through his call for total revolution। और इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जेपी नारायण ने जनरली इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट तीनों को मिलाकर टोटल रिवॉल्यूशन का एक वो चलाया था कि संपूर्ण क्रांति, जिसे कि हिंदी में अगर बोले कि वो चाहते थे कि कोई समझौता नहीं, मीन्स कोई भी हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमें पूरा रिवॉल्यूशन चाहिए, यानी कि जैसा हम चाहते हैं पूरा उसी तरह का हमें यहाँ पर चेंजमेंट चाहिए। हिज कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन साउथ टू एनकम्पस मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कि उन्होंने जो टोटल रिवॉल्यूशन, उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति का जो मूवमेंट चलाया था उसमें उन्होंने सभी चीज़ों को ऐड किया, मॉरल वैल्यूज़ को भी, इकोनॉमिक सिस्टम को भी, कल्चर को भी,
पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल, मीन्स हर उस जो भी आप कह सकते हो कि पार्ट है, उन सभी पार्ट्स को इसमें उन्होंने शामिल किया था कि सभी में कुछ ना कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए। हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू रिकॉल, उनका जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, पॉलिटिकली जो चेंज चाहते थे, एक राइट टू रिकॉल, कि राइट टू रिकॉल का है। हालांकि इंडिया में नहीं है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको दोबारा से रिकॉल किया जाए पॉलिटिकल या कोई सिविल सर्वेंट से। द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज मोहल्ला समितिज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कि डेमोक्रेसी में जो विलेज एरिया है उसको, क्योंकि उस समय तो था नहीं, विलेज को इतना ज़्यादा रोल नहीं प्ले किया जाता था। आपने पढ़ा होगा कि 1992 में जब चेंजेस हुआ था 73rd अमेंडमेंट, जिसमें कि विलेजेस को भी एक उसमें बराबर का दर्जा दिया गया था, उनको पावर्स दी गई थी, ठीक है। एंड हिज कॉल फॉर अपर के लोग टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर ए क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री, और जनरली पॉलिटिक्स में वो चाहते हैं कि सभी तरह के लोगों को उसमें शामिल किया जाए। ये नहीं है कि जो अपर हायर सोसाइटी के लोग हैं वही उसमें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, लोअर जो क्लास के लोग हैं उनको भी पॉलिटिक्स में शामिल किया जाए। तो ये मेनली उनका चेंजमेंट चाहते थे टोटल रिवोल्यूशन के, और इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुआ था वहाँ पर, और इसके बाद ही वहाँ पर एमरजेंसी को इम्पोज किया गया था कि एमरजेंसी जो लगाई गई उसमें बिहार मूवमेंट का एक काफ़ी बड़ा रोल था। The essence for transformation, according to Jayaprakash Narayan, revolves around man who could be the real catalyst of change in India. कि उनके अकॉर्डिंग जयपी नारायण, इसकी जो व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, वो जनरली सोसाइटी में, इंडिया में चेंज ला सकता है, कि वही सोसाइटी को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये जेपी नारायण का रोल था कि जेपी नारायण का बर्थ कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, और पॉलिटिक्स में उनका मेनली इसमें जो उनका दिखाया गया है टोटल रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग उनकी क्या सोच थी, कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या वो चेंजेस करना चाहते थे, और उन्होंने हर पार्ट को उसमें इंक्लूड किया था जिसमें कि वो चेंजमेंट चाहते थे, चाहे वो कोई सा भी हो, लाइफ का कोई सा भी एक्सपेक्ट हो, सभी को उसमें ऐड किया गया था, ठीक है। एक तो ये आपका जयप्रकाश नारायण के रिगार्डिंग ऐड किया गया है। सेकंड जो इसमें ऐड किया गया है वो राम मनोहर लोहिया, RML, आपने पढ़ा भी होगा, इसके रिगार्डिंग भी हमने पढ़ा है राम मनोहर लोहिया के रिगार्डिंग। देखिए राम मनोहर लोहिया की अगर हम बात करें, उनका बर्थ 1910 में, यानी कि 23 मार्च 1910 को उनका बर्थ हुआ था, और डेथ हुई थी उनकी 1967 में, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये कांग्रेस के ही मेंबर थे, बाद में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, सोशलिस्ट पार्टी। देखिए राम मनोहर लोहिया हैज़ बीन वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में सोशलिज्म के मेन सपोर्टर थे, सोशलिज्म को ये चाहते थे कि सोशलिज्म को बढ़ाया जाए। आपने पढ़ा है ना हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, या आप उसको कह सकते हो कम्युनिज्म, उसके रिगार्डिंग, तो सोशलिज्म को ये सपोर्ट करते थे। ही चैम्पियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाइल एसोसिएटिंग हिज सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी, वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहते थे कि जिसमें डेमोक्रेसी के साथ सोशलिज्म को भी ऐड किया जाए, कि सोसाइटी में भी होनी चाहिए। जनरली हमने कम्युनिज्म पढ़ा था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती थी, लेकिन ये दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे। लोहिया कंसिडर्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इक्वली इररिलेवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी। उन्होंने कहा कि जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है दोनों इक्वली इंडियन सोसाइटी के लिए इररिलेवेंट है, इसलिए उन्होंने कहा कि ना तो कैपिटलिज्म ही होना चाहिए ना सोशलिज्म, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए। हिज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हैज़ 2 ऑब्जेक्टिव्स, कि उनका जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या है कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि हम 3 बेसिक नीड्स मानते हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, कि डेमोक्रेसी यानी कि एक तो लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए, ठीक है, और दूसरा वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। लोहिया एडवोकेटेड चौबुर्जा राजनीति इन विच ही ऑपाइंस 4 पिलर्स, कि उन्होंने पॉलिटिक्स के 4 पिलर्स बताए थे। वो कौन कौन से हैं? सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, यानी कि चारों के बीच में पावर्स को वो किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, चारों में पावर को डिवाइड किया जाए। और आर लिंक्ड विद ईच अदर, चारों जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि विलेजेस से मिलकर, जैसे हमने पढ़ा भी है कि विलेजेस जो होते हैं ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक से मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट से मिलकर एक स्टेट बनता है, और स्टेट से मिलकर एक
कंट्री बनता है। ठीक है, ये सभी जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। गिविंग कंसिडरेशन टू अफर्मेटिव एक्शंस, और उन्होंने कहा कि अफर्मेटिव एक्शंस की पॉजिटिव एक्शंस लिए जाएं। लोहिया आर्ग्यूड दैट द पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस शुड नॉट ओनली बी फॉर द डाउन ट्रोडन बट ऑल्सो फॉर द वीमेन एंड द नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़। कि उन्होंने कहा कि अफर्मेटिव जो गवर्नमेंट एक्शंस लेती है, गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है, जो रिफॉर्म्स करती है, वो केवल उनके लिए नहीं हो जो डाउन ट्रोडन है, कि जो यानी कि लीस्ट एडवांटेज सोसाइटीज़ है, जो पिछड़ी हुई सोसाइटीज़ है उनकी, इसके अलावा वीमेन जो होती हैं उनके रिगार्डिंग भी, और जो नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट को अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि जिससे कि सभी का डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया का ये था। बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड चौर बाजार राजनीति, लोहिया सपोर्टेड ए पार्टी ऑफ सोशलिज्म। कि पार्टी ऑफ सोशलिज्म, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, मैंने आपको पहले बताया था कि सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बनाई थी। ठीक है, एज एन अटेम्प्ट टू मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कि वो सभी पार्टीज को, जितनी पार्टीज उनको मर्ज करना चाहते थे, उनको मिलकर एक अलग से एक पार्टी, मतलब आप कह सकते हैं एक यूनिक पार्टी वो बनाना चाहते थे। द पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव 3 सिम्बल्स, कि 3 उनके वो सिम्बल्स उन्होंने बताया है। एक तो स्पेड, जिसमें कि कह रहे हैं कि प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स, कि एफर्ट्स वगैरह प्रिपेयर किए जाए। वोट, पावर ऑफ वोटिंग, वोटिंग की पावर, लोगों को वोटिंग की पावर समझाई जाए। एंड प्रिजन, विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइस, प्रिजन का मतलब जेल होता है, यानी कि लोगों को सेक्रीफाइस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये उन्होंने 3 सिम्बल्स जनरली अपनी पार्टी का जो एक सोशलिज्म था उसका सिंबल उन्होंने 3 रखे थे, स्पेड, वोट एंड प्रिजन। तो ये राम मनोहर लोहिया का था। और राम मनोहर लोहिया का आपको मैं बता भी दूं कि उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे उनके अगेंस्ट, हाँ, जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट, लेकिन वो उन इलेक्शंस में हार गए थे। ठीक है, तो ये उसके रिगार्डिंग था राम मनोहर लोहिया के। अगर आप अपनी पुरानी बुक में देखें, वीके में थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हमें एक बताया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में डीपली थोड़ा बताया गया है कि उन्होंने क्या, उनका ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उनकी सोच थी, आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया। वहाँ पर जस्ट मेन एक उनका बताया था कि कौन सी पार्टी को उन्होंने बनाया था। देखो पहले INC, इसके अलावा अगर बात करें, एक पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, आपने पढ़ा था, और सोशलिस्ट पार्टी। तो ये जो थी ये इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, अलग होकर फिर उन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी को बनाया था। तो यानी कि ये सोशलिज्म के सपोर्टर थे, लेकिन सोशलिज्म भी पूरी तरह से नहीं, वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहते थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया का आपने बारे में पढ़ा भी होगा कि उन्होंने जनरली एक वो 7 पार्टी अलायंस भी बनाया गया था। ठीक है, तो नॉन कांग्रेसिज्म का एक ग्रुप उन्होंने बनाया था, उनकी शुरुआत की थी नॉन कांग्रेसिज्म का। तो ये राम मनोहर लोहिया के बारे में था। तो ये 2 टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, एक टॉपिक और इसमें ऐड किया गया है, उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जनरली ये 2 थे, एक जो थे आपके राम मनोहर लोहिया, और दूसरे जो आपके थे वो थे JP नारायण के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।